भारतीय राजनीति के एमसीक्यू क्विज भाग 5 में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से देखिए और आखिरी तक बने रहिए। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग के कितने प्रकार हैं? कौटिल्य के अनुसार दुर्ग के कितने प्रकार हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 6। Now correct answer is ऑप्शन सी 4। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग को महत्वपूर्ण अंग माना है और अर्थशास्त्र में सीमाओं व प्रजा की सुरक्षा के लिए 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। औदक दुर्ग यानी कि जल दुर्ग, चारों ओर नदियों या झीलों जैसे जल से घिरे किले। पर्वत दुर्ग यानी कि गिरि दुर्ग, ऊंचे दुर्गम पर्वतों या चट्टानों पर बने किले। धान्यवन दुर्ग यानी कि मरुस्थल दुर्ग, चारों तरफ रेगिस्तान या शुष्क क्षेत्र से घिरे किले। वन दुर्ग, घने जंगल, कांटेदार झाड़ीनुमा रास्तों वाले क्षेत्रों में स्थित किले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1919 एंड ऑप्शन डी 1942। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1857। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सिपाही विद्रोह के रूप में हुई थी, जो बाद में पूरे देश में एक जन आंदोलन के रूप में फैल गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 6। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। ये कर्तव्य संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में शामिल हैं। मूल रूप से संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जिन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता अभिभावक का कर्तव्य बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। शिकागो विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? शिकागो विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1885,
ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1897 एंड ऑप्शन डी 1902। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1893। स्वामी विवेकानंद ने 11 से 27 सितंबर 1893 को शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में भाग लिया, जो विश्व कोलंबियन प्रदर्शनी का हिस्सा था और जहां पूर्वी तथा पश्चिमी धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एकत्र हुए। उनके भाषणों ने भारतीय आध्यात्मिक विचारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और यह यात्रा आधुनिक भारतीय आध्यात्मिक पहचान के गठन में महत्वपूर्ण रही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति एंड ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है वह स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाता है। पदेन सभापति के रूप में इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सभापति को सदन में सामान्य परिस्थितियों में मतदान करने का अधिकार नहीं होता। यदि सदन में किसी प्रस्ताव या बिल पर पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हो जाएं, तो वे निर्णायक मत दे सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत यह प्रावधान किया गया है। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि आपको सरल भाषा में प्रामाणिक, त्रुटि रहित और परीक्षा में संभावित प्रश्नोत्तर एक ही स्थान पर मिले, जिससे आप कम समय में ज़्यादा अभ्यास कर सकें। हम सामग्री को आसानी से समझने और याद रखने योग्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जीके और क्विज के साथ तैयारी को बेहतर बनाने के लिए असित क्विज एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वर्णाश्रम व्यवस्था में कितने आश्रम बताए गए हैं? वर्णाश्रम व्यवस्था में कितने आश्रम बताए गए हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 4। वर्णाश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये आश्रम जीवन के 4 अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का पथ अपनाता है। यह व्यवस्था हिंदू दर्शन में आध्यात्मिक और सामाजिक संतुलन का मार्ग प्रदान करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी
ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रिटेन। भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटिश भारत के एकीकृत नागरिकता सिद्धांत से प्रेरित है, जहां राज्यों के अलग अलग नागरिकता के बजाय एक समान राष्ट्रीय नागरिकता दी गई। यह भारत के संघीय संरचना के बावजूद एकीकरण और समानता को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य नागरिकों के बीच भेदभाव को रोकना और लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत है? मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दैवीय सिद्धांत, ऑप्शन बी शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक समझौता सिद्धांत एंड ऑप्शन डी विकासवादी सिद्धांत। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैवीय सिद्धांत। मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति या धर्मशास्त्रीय सिद्धांत है। उनका कहना है कि समाज के शुरुआती अराजक और भयपूर्ण दौर में कानून व्यवस्था की कमी और असुरक्षा के कारण देवताओं ने एक दैवीय सहमति से राजा की रचना की। इस राजा को व्यवस्था और न्याय बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930 एंड ऑप्शन डी 1942। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1920। असहयोग आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई। यह आंदोलन खिलाफत आंदोलन के समर्थन में शुरू किया गया था और भारतीय जनता के व्यापक समर्थन प्राप्त करने में सफल रहा। यह पहला जन आंदोलन था जिसमें शहरी मध्यम वर्ग, किसान और आदिवासी सहभागी हुए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आजादी के बाद उन्होंने लगभग 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय कराकर अखंड भारत के निर्माण में अद्वितीय भूमिका निभाई थी। इसी दृढ़ संकल्प और मजबूत नेतृत्व के कारण उन्हें यह उपाधि दी गई। दोस्तों, मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं है। टेस्ट के बाद यह देखें कि कौन से सवाल गलत हुए और क्यों। अपनी गलतियों की एक अलग डायरी बनाएं ताकि फाइनल एग्जाम में वही गलती दोबारा न हो। इस सीरीज का अगला भाग 6 बहुत जल्द आने वाला है, जरूर देखिए। आपने कितने सवाल सही किए और कोई सजेशन हो तो कमेंट में लिखिए। डेली जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।